दावा नहीं कर सकती बीजेपी कि हमारे पास ये नेता है, ये जन नेता है, इसके साथ जनता जुड़ी हुई है इसलिए हमें वोट मिला। कोई उनका जन नेता नहीं है। छात्र संघ चुनाव कितने ज़रूरी हैं और आप जैसे लोगों के लिए तो वो पहली सीढ़ी भी है राजनीति की? देखिए, निश्चित तौर पर छात्र संघ चुनाव एक बहुत अहम मुद्दा है। मुद्दा इसलिए है कि आप इतिहास उठा के देख लेना, या तो नेता छात्र संघ की राजनीति से बने, और छात्र संघ की राजनीति से कौन लोग नेता बने? जिनकी फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स में थी, उन लोगों को छात्र संघ चुनाव ने मौका दिया है। आज आप उठा के देख लेना हिस्ट्री, दोनों पार्टियों में वही व्यक्ति बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं, जन नेता हैं जो छात्र संघ की राजनीति से निकले हैं। देश भर में भी छात्रों की गूंज आंदोलन चला। जैन जी की इस आंदोलन के आगे केंद्र सरकार झुकी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। किस तरीके से पूरे देश में छात्रों की इस आंदोलन को एनएसयूआई लीड भी कर रही है? पूरे देश की जैन जी एक साथ खड़ी हो चुकी है, और जो तानाशाह ये कहते थे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हमारी सरकार झुकती नहीं है, उस सरकार को मात्र 1-1.5 महीने के अंदर घुटनों के बल ला दिया। और मोदी जी को सामने आके रील बनानी पड़ रही है कि थैंक यू फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार साथियों, जेवीपी मीडिया की इंटरव्यू पॉडकास्ट श्रृंखला में आज हमारे बीच हैं छात्र नेता विजयपाल कुड़ी, जो राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के प्रभारी हैं और इसके साथ ही बहुत ही क्रांतिकारी विचारों की सारथी हैं। विजयपाल भाई, बहुत सारा स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जिस तरीके से विजयपाल कुड़ी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में बहुत मजबूती के साथ में संवाद में आगे है, राजस्थान विश्वविद्यालय में होने वाले छात्र आंदोलनों को लीड करते हैं, किस तरीके से क्रांतिकारी विचारों का स्वभाव आया, स्कूलिंग में आया, कॉलेज आने के बाद आया? देखिए, मेरे अंदर जो ये ललक थी ये स्कूल समय से ही पैदा हुई। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो सबसे पहले मुझे नीम का थाना सेम स्कूल, जो सीबीएसई स्कूल थी, उससे मेरी पढ़ाई हुई। तो वहाँ मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए खड़ा किया गया। चूँकि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, अच्छी गॉड गिफ्ट आवाज़ है, तो उस वजह से मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए असेंबली में खड़ा किया गया। तो मैं न्यूज़पेपर पर रीडिंग करता था स्कूल में इनिशियल टाइम में। फिर उसके बाद वहाँ से मैं आगे बढ़ता गया, खेल में भी बहुत अच्छी रुचि थी। फिर उसके बाद जब मैं 9th क्लास में आया, तब हमारी स्कूल में एक प्रेसिडेंट का चुनाव होता था। तो उसमें 9th क्लास के बच्चे चुनाव लड़ते थे और 5वीं से 10वीं तक के बच्चे वोट करते थे। तो मुझे 9th क्लास में, आज भी याद है, 2013 में था मैं, तब मुझे वो चुनाव लड़ने का मौका मिला। उस समय मुझे चुनाव, चूँकि मैं बहुत पॉपुलर था उस टाइम स्कूल में, और मेरे को 10 वोटों से वहाँ चुनाव हराया गया। वो चुनाव जब मैं हारा तो बगावत के जो गुण थे मेरे में, वो उसी समय से थे। मैंने क्योंकि छात्रों ने तो आपको जिताया, हाँ जी, लेकिन मैनेजमेंट ने हरा दिया। बिल्कुल, मैनेजमेंट ने, मैंने वहाँ अंदर रिपोर्ट ली तो जो काउंटिंग में थे उन्होंने कहा कि तू जीत गया। उन्होंने मेरे को, मैडम थी वो मैथ पढ़ाती थी, उन्होंने मेरे को इंग्लिश में भाषण तैयार करके दिया, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल थी। तो धन्यवाद भाषण बोलना था असेंबली में मेरे को। मैं वो पढ़ रहा था, पूरी तैयारी थी कि मैं जीत चुका हूँ, लेकिन वहाँ खड़ा किया गया। मेरा क्या है कि मैं थोड़ा बदमाश टाइप प्रवृत्ति का बच्चा था। तो जब घोषणा की रिजल्ट की तो मुझे चुनाव हरा दिया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, और चुनाव भी मेरे सामने एक लड़की को चुनाव जिताया जो उसका भाई भी मेरे को वोट दिया था। वो लड़की कह रही थी कि यार मैं कैसे चुनाव जीतूंगी, मेरा भाई तेरे को वोट दे के आया। उस लड़की को मेरे सामने चुनाव जिताया। तो फिर मैंने बगावती सुर वहीं तेज किए। मैंने उस दिन असेंबली में घोषणा हुई चुनाव की, और पूरे दिन क्लास नहीं लगने दी। फिर लास्ट में प्रिंसिपल को आना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि भाई तू चुनाव आ रहा है, तेरे को ऐसा लगता है कि SNKP कॉलेज में रणजीत कुड़ी जीत गया तो यहाँ विजयपाल कुड़ी जीतेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बकवास मत कर, मेरे को धमका के। और फिर उन्होंने मेरे को शांत कराया। बाकी उस दिन पूरे दिन मैंने क्लास नहीं लगने दी। तो वहीं से ये शुरू हो गया था। अच्छा, उसके बाद आप जैसे जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी पढ़ने आए, तो कौन सा साल था, किस तरीके से कॉलेज में एंट्री हुई और उसके बाद में छात्र राजनीति में और आगे बढ़े? देखिए, मैं इंटरेस्ट, मेरी रुचि उसी टाइम से थी। फिर मुझे 2011-12 में हमारे नीम का थाना में एक आंदोलन हुआ भगत सिंह सर्किल बनाने का, एक रिनोवेशन नीम का थाना का हो रहा था। तो उस समय दो समाज एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। मैं जिस मोर्चे में था, सर्व समाज का मोर्चा था, हम भगत सिंह सर्किल बनाने की वहाँ मांग कर रहे थे। हम इसलिए मांग कर रहे थे कि वहाँ 1990 में भगत सिंह की भाभी दुर्गा देवी आई थी। हमारे उस समय नीम का थाना के क्रांतिकारी थे शिव वर्मा जी, जो भगत सिंह के साथी थे। उन्होंने उनको नीम का थाना में बुलाया था और भगत सिंह सर्किल का बोर्ड गड़वाया था। तब से वो भगत सिंह सर्किल था। लेकिन राजनीति के कारण हमारे सामने SC ST के लोगों को खड़ा कर दिया
और उन्होंने मांग की कि ये अंबेडकर सर्किल बनना चाहिए। भगत सिंह का भी हम पूरा मान सम्मान करते हैं, अंबेडकर जी का भी, लेकिन चूंकि वो सर्किल पहले से ही भगत सिंह के नाम था तो हम नहीं चाहते कि इस पर कोई राजनीति और हम क्रांतिकारियों को आपस में कंपेयर करें कि कौन महान है कौन नहीं है। इसलिए हम कह रहे थे कि उनको कि आप अंबेडकर सर्किल दूसरा सर्किल है नीम का थाना, वहाँ बना लीजिए, लेकिन वो आमने सामने हुए और उस आंदोलन में मैंने बहुत मजबूती से भागीदारी निभाई। और उसके बाद मेरा ये था कि मैं वहीं नीम का थाना में चुनाव लड़ूंगा छात्र संघ का। तो मैंने SNKP कॉलेज है नीम का थाना में, उसमें एडमिशन भी लिया, लेकिन मेरे पिताजी को पता चला 10th में मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा, लेकिन 12th में मेरे 80% आ गए, 95 से सीधा। तो पिताजी को पता लगा कि ये लड़का राजनीति करने लग गया है। चूँकि सामान्य परिवार से हूँ तो उनके नौकरी की अपेक्षा थी, इसलिए उन्होंने मेरा एडमिशन वहाँ से कटवा दिया। एडमिशन होने के बाद मैंने फ़ीस वगैरह सब जमा करा दी, लेकिन उनको पता लगा तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट उठाए और फिर मेरे को जयपुर भेजा। लेकिन जयपुर अब ललक थी तो रुकना कहाँ था। 20 तक मैंने विल्फ्रेड में पढ़ाई की और 20 में जैसे ही ग्रेजुएशन हुई, राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैंने पहला कदम मेरे खुद के अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए रखा। ऐसे रखा कि 2020 में कोविड आ गया। पहले सारी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस बेस पे एडमिशन लेती थी, तो 20 में कोविड आया तो यूनिवर्सिटी ने नोटिस निकाला कि एडमिशन PG में परसेंटेज बेसिस होंगे, ग्रेजुएशन की बेसिस पे। मैंने एंट्रेंस की तैयारी की, एंट्रेंस नहीं हुआ तो मैंने उसका विरोध किया। मैं VC सेक्रेटरीट के सामने अकेला धरने पे बैठा और मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाने की मांग करी, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुई। फिर मैंने पत्रकारिता में एडमिशन लिया और वो पहला दिन था 2020 में, जब मैं कोविड के टाइम धारा 144 लगी हुई थी तब आंदोलन किया था। अच्छा, आपका पत्रकारिता वाला ग्रेजुएशन के बाद में पत्रकारिता आपने कर ली, उसके बाद में किस तरीके से आपका जब ये स्वभाव था, तो क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो ABVP, SFI, आपके NSUI और कई सारे छात्र संगठन काम करते हैं, तो NSUI की तरफ ही क्यों झुका हुआ? देखिए, जब शुरुआती दौर में मैं आया उस समय भी सबसे पहले मेरा इंटरेक्शन SFI के जो लोग थे, छात्र नेता थे, उनसे हुआ, क्योंकि मैं वहाँ लड़ाई लड़ रहा था तो वो लोग भी आए हुए थे और उन्होंने मेरी मांग को अपनी मांग में शामिल करके वो एंट्रेंस की लड़ाई लड़ी। चूँकि उस समय NSUI भी लगातार आंदोलन कर रही थी, उस समय फ़ीस कम के आंदोलन कर रही थी, रूम रेंट माफ़ी का आंदोलन कर रही थी, NSUI भी लगातार कर रही थी। उसके बाद जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, पॉलिटिक्स शुरू की, तो NSUI को मैंने देखा कि NSUI लगातार छात्र हितों के मुद्दों पे सबसे एक्टिव छात्र संगठन था। तो मेरे संबंध भी उन्हीं लोगों से बने और फिर उनको जब लड़ते देखा, मैं 2022 में लॉ कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, तो मैंने पहले दिन से ही छात्र संघ चुनाव की तैयारी की। लॉ कॉलेज में चूँकि वहाँ छात्र संगठन चुनाव नहीं लड़वाता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी मेन अपेक्स बॉडी के अलावा छात्र संगठन कहीं भी टिकट नहीं बांटता है, तो मेरे को निर्दलीय चुनाव लड़ना था। लॉ कॉलेज में मैंने खूब तैयारी की, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 2023 में ही उस समय की तत्कालीन गहलोत सरकार ने छात्र संघ चुनाव 1 साल के लिए स्थगित कर दिए और चुनाव नहीं लड़ पाया। फिर चूँकि अकेला लड़ने में इतना सक्षम था नहीं, खूब कोशिश करी, फिर मुझे एक संगठन की आवश्यकता थी जो प्रॉपर एक्सपोजर किसी छात्र नेता को दे, तो वो मुझे NSUI लगा। मैंने ABVP को भी वहाँ देखा। ABVP जो छात्र नेता होता है उनका दमन करती है, उनको, मतलब मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ABVP एक फिक्स लाइनें तैयार कर रखी है और उनके अलावा वहाँ का छात्र नेता बोल भी नहीं सकता ना। उसको यदि कोई बात गलत लग रही है तो छात्र नेता प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता ABVP का। यहाँ ये स्थिति है ABVP की। जबकि NSUI को देखा तो हर छात्र नेता आंदोलन कर रहा है, जिसको जो गलत लग रहा है छात्र नेता अपने लेवल पे आंदोलन कर रहा है। तो ऐसे संगठन जिसमें आवाज़ें दबाई जाएं, किसी को उस ऊपर से ऑर्डर आए, उसके अलावा कुछ करने की अनुमति ही नहीं हो, तो ऐसे संगठन में मैं नहीं जाना चाहता था। इसलिए मैंने NSUI ज्वाइन की। NSUI एकदम इंडिपेंडेंट है, पूरा मौका छात्र नेताओं को मिलता है। आज मैं किसी भी मुद्दे पर आंदोलन कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, पूरी NSUI मेरे साथ होती है। अच्छा, अभी छात्रों की गूंज कार्यक्रम देश भर में चल रहा है। अभी जयपुर में भी छात्र संविधान संवाद कार्यक्रम हुआ। आपने कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, महासचिव सचिन पायलट जी और टीकाराम जी जूली जो CLP लीडर है, उनसे भी आपने सवाल किया छात्र संघ चुनाव को करवाने को लेकर। तो किस तरीके से देखते हैं कि छात्र संघ चुनाव कितने ज़रूरी हैं, और आप जैसे लोगों के लिए तो वो पहली सीढ़ी भी है राजनीति की? देखिए, निश्चित तौर पर छात्र संघ चुनाव एक बहुत अहम मुद्दा है। मुद्दा इसलिए है कि आप इतिहास उठा के देख लेना, या तो नेता छात्र संघ की राजनीति से बने, और छात्र संघ की राजनीति से कौन लोग नेता बने, जिनकी फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स में थी, उन लोगों को छात्र संघ चुनाव ने मौका दिया है। आज आप उठा के देख लेना हिस्ट्री, दोनों पार्टियों में वही व्यक्ति बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं, जन नेता हैं, जो छात्र संघ की राजनीति से निकले हैं।
छात्र नेता होता है वो बिल्कुल संसाधनों के अभाव में पूरी जनता से जुड़े हुए, जनता के अलावा उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है। आज मेरी कोई पॉलिटिकल पैरवी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ही नहीं, हम तो साधारण किसान परिवार के लोग हैं। लेकिन एक यूनिवर्सिटी में जब आते हैं तो वहाँ का जो छात्र होता है वो देखता है कि कौन हमारे लिए मेहनत कर रहा है, कौन संघर्ष कर रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन एमएलए का बेटा है और कौन सीएम का बेटा है, उनको इतना ही फर्क पड़ता है कि हमारे लिए मेहनत कौन करता है। तो वो छात्र, और चूंकि उन छात्रों को कोई बरगला भी नहीं सकता क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला व्यक्ति 100% लिटरेट होता है, भाई पढ़ा लिखा है 100%, उसको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता, किसी का लालच नहीं दे सकता। इसलिए वो अच्छे व्यक्ति को, नेक व्यक्ति को, लड़ाकू व्यक्ति को, मेहनतशील व्यक्ति को चुनते हैं। इसलिए छात्र संघ चुनाव में मौका देता है। छात्र संघ चुनाव की बात करें, 2022 में छात्र संघ चुनाव हुए, उसके बाद 23 के अंदर विधानसभा के चुनाव, नवंबर में 25 नवंबर को विधानसभा के चुनाव हुए, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई वो 2023 में यहाँ की तत्कालीन गहलोत सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो नई एजुकेशन पॉलिसी लागू करी तो समय लगा, थोड़ा सा सेशन लेट हो गया, और उसके बाद नवंबर में, वैसे आमतौर पर चुनाव अगस्त में होते हैं लेकिन सेशन लेट हो गया, तो चुनाव करवाने का समय उस समय की सरकार के पास बचा नहीं। और जो कॉलेजों की बिल्डिंग थी उनको भी इलेक्शन कमीशन ने हायर कर लिया था, तो यूनिवर्सिटी और सरकार के पास जगह नहीं बची चुनाव कराने के लिए। इसलिए उस समय की गहलोत सरकार ने 12 अगस्त को एक लेटर निकाला रात को कि 70/2023 के लिए छात्र संघ चुनाव स्थगित किए जाते हैं। उसी दिन से लगातार छात्र संघ चुनाव के लिए हम एक मंच पे बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। 2023 में मैंने छात्र संघ, हम सब ने मिलके ऑल राजस्थान छात्र संघ चुनाव संघर्ष समिति बनाई, जिसका आंदोलन लगातार 2 साल हमने सड़कों पे बेहतरीन शानदार आंदोलन किया। सब लोगों को एक झंडे के नीचे लाने का हमने काम किया। आरएलपी, एसएफआई, एनएसयूआई, एबीवीपी, हर संगठन के व्यक्ति को हमने एक जगह किया और सामूहिक रूप से छात्र संघ चुनाव की आवाज़ उठाई। पुराने छात्र नेताओं के पास भी गए, कांग्रेस के नेताओं के पास भी, बीजेपी के पास भी, जो छात्र संघ से निकले थे उन सब के पास गए, हमने समर्थन मांगा, प्रयास किया। लेकिन आज की जो सरकार है वो, मैं फिर कह रहा हूँ, उसकी जवाबदेही नहीं है, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी है, अपने सेंटर में मोदी के प्रति उत्तरदायी, क्योंकि ये लोग अपनी मेहनत से नेता नहीं बने। बीजेपी के लोग, आज मैं गारंटी दे सकता हूं आपके पास, एक दावा नहीं कर सकती बीजेपी कि हमारे पास ये नेता है, ये जन नेता है, इसके साथ जनता जुड़ी हुई है इसलिए हमें वोट मिला। कोई उनका जन नेता नहीं है। इसलिए उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता जनता से, क्योंकि वो पार्टी से चुनाव जीत के आए हैं, पार्टी उनका सब कुछ है और वो वहीं से चलते हैं। इसलिए हमने पूरी गूंगी बरी सरकार को, डिप्टी सीएम तक अपने मुलाकात की, गवर्नर से हमने मुलाकात की, सीएम साहब ने हमें समय नहीं दिया, छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। इसलिए मैंने उस दिन छात्र संवाद कार्यक्रम में माननीय सचिन पायलट जी से और टीकाराम जूली जी से निवेदन किया कि छात्र संघ चुनाव है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम छात्र ही उसके लिए लड़ाई लड़े। हमारा अधिकार है, यदि हमारे अधिकारों का शोषण हो रहा है, हनन हो रहा है, तो आप हमारी लड़ाई लड़िए। आप, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ोगे, हमारी लड़ाई नहीं लड़ोगे। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि विधानसभा का सत्र शुरू होगा, आप बड़े नेता हो, आप हमारे लिए विधानसभा में आवाज़ उठाइए। बिल्कुल। देश भर में भी छात्रों की गूंज आंदोलन चला। जैन जी की इस आंदोलन के आगे केंद्र सरकार झुकी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। किस तरीके से पूरे देश में छात्रों की इस आंदोलन को एनएसयूआई लीड भी कर रही है? कैसे देखते हैं आने वाले समय में छात्रों के सामने क्या चुनौतियां हैं जिनसे आपको मजबूती से निपटना भी है? देखिए, छात्रों की गूंज, ये एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट देश के माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा चलाया गया। राहुल गांधी जी वो व्यक्ति है जिसने पूरा देश पैदल चल के नापा है। उसको हर बच्चे का दुख दर्द, हर व्यक्ति के दुख दर्द व्यक्ति को समझ है। वो ठीक है, गांधी परिवार में पैदा हुए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको सब कुछ ऐसे ही मिल गया, ऐसे नहीं मिला। उस व्यक्ति ने मेहनत कर रहा है। वो व्यक्ति, आप उनके लगातार वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, वो हर वर्ग तक, ऑटो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, मैकेनिक, किसान, हर व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं, हर व्यक्ति तक वो जा रहे हैं। मेहनत कर रहा है वो आदमी, मेहनत कर रहा है। उस व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता उसका फैमिली पॉलिटिक्स में रही है नहीं रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब छात्रों की एक बहुत बड़ी पीड़ा थी, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, हर सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं। हम मानते हैं कि हमारी तत्कालीन सरकार में भी पेपर लीक हुए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब हम उस मुद्दे को छोड़ दें, लड़ाई नहीं लड़ें। गलती हमसे गलती हुई, हमने उस समय कार्रवाई की, लगातार कार्रवाई की, हमने कानून का गठन किया। पूरे देश में सबसे पहले कांग्रेस की सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाया। आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक की जुर्माना, संपत्ति कुर्क, तो हमेशा के लिए एग्जाम से डीबार, बहुत से प्रोविजन उस कानून में रखे। और हमने नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट, छात्रों की गूंज राहुल गांधी जी ने खड़ा किया। कोटा में हमने इसका बहुत शानदार रेस्पॉन्स देगा। मतलब आज वास्तव में
छात्र नौजवान हताश है, जिसके पास पैसा है उसी को सीट मिल रही है, वही नौकरी लग रहा है, मेहनत करने वाले व्यक्ति की अब कोई वैल्यू नहीं रही। इसलिए ये बच्चों की, छात्रों की आवाज़ थी, इसलिए इसको हमने छात्रों की गूंज नाम दिया। और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि आज पूरे देश की जेन जी एक साथ खड़ी हो चुकी है। और जो तानाशाह ये कहते थे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हमारी सरकार झुकती नहीं है, उस सरकार को मात्र 1-1.5 महीने के अंदर घुटनों के बल ला दिया। और मोदी जी को सामने आके रील बनानी पड़ रही है कि थैंक यू फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। जैन जी की ताकत उन लोगों ने समझी और आज सरकार झुकी। और हमारी लड़ाई सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक की नहीं थी। छात्रों की गूंज अभियान लगातार जारी रहेगा। राहुल गांधी जी जब तक एजुकेशन सिस्टम में पूरा सुधार नहीं होता तब तक ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। 9 अगस्त को हमारा दिल्ली पे बहुत बड़ा कूच का कार्यक्रम है। पूरे देश में लगातार छात्रों की गूंज कार्यक्रम जारी है और एक बड़ी क्रांति आपको छात्रों की गूंज के माध्यम से आगे और भी देखने को मिलेगी। विजयपाल कोड़ी अब आने वाले समय में यूनिवर्सिटी की राजनीति की ओर ही अपने आप को मानते हैं या फिर अब वो किसी विधानसभा क्षेत्र की ओर कूच करने की तैयारी? देखिए, NSUI ने मुझे मौका दिया, इंचार्ज बनाया राजस्थान यूनिवर्सिटी का। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद जाखड़ जी हैं। विनोद जाखड़ वो व्यक्ति है जो आभाओं में निकला है, जो इस मिट्टी से निकला है, संघर्ष करते हुए निकला है। वो कोई डेकोरम की पॉलिटिक्स नहीं करता, कोई गाड़ी घोड़ों की पॉलिटिक्स नहीं है, कोई डेमोज नहीं है उस आदमी के बाद, उस बिल्कुल जीरो से निकला है। और आज राहुल गांधी जी ने उस व्यक्ति को छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए देश का सबसे बड़ा पद दिया है, देश के 100 करोड़ युवाओं को प्रतिनिधित्व करने वाला पद दिया है। उस व्यक्ति ने हमारे जैसे मेहनतकश लोगों को जिम्मेदारी दी है। निश्चित तौर पर यूनिवर्सिटी में जब तक हैं छात्रों की आवाज़ हम उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। जिस दिन उनका आदेश हो जाएगा कि अब हम ये जिम्मेदारी किसी और को दे रहे हैं, आप ग्राउंड पे जाइए, क्षेत्र में जाइए, तो हम क्षेत्र में चले जाएंगे। निश्चित तौर पर नीम का थाना के कांग्रेस के नेता उनको ऐसी आहट या आशंका नहीं है कि विजयपाल तो बहुत अच्छा बोलता, संघर्षशील आदमी है, यह आएगा तो हमारी राजनीति के अस्तित्व को कहीं ना कहीं चुनौती मिलेगी? देखिए, वो हमारी पार्टी के लीडर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले कार्यकाल में 18 से 23 में जब कांग्रेस की सरकार थी और हमारे माननीय MLA सुरेश मोदी जी थे, 18 से 23 में उन्होंने बहुत शानदार कार्य जो काम है वो नीम का थाना में किए। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आज़ादी से लेके 2018 तक जितने कॉलेज नीम का थाना में थे उतने कॉलेज सुरेश मोदी जी ने 5 साल में खुलवा दिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। बहुत डायनेमिक लीडर हैं, पढ़े लिखे लीडर सुरेश मोदी जी हैं। उनको मेरे से कोई फियर नहीं है, वो काम कर रहे हैं। जब तक वो अच्छा काम कर रहे हैं पार्टी उनको टिकट देती रहेगी और वो जीतते रहेंगे। और हम भी पूरे तन मन से उनकी मदद कर रहे हैं और लगे रहेंगे। और जिस दिन पार्टी को लगेगा कि मुझे मैदान में लेके आएंगे, उस दिन वो लोग मेरे साथ हो जाएंगे। ऐसा उनको कोई डर नहीं। अभी तो मेरी शुरुआत है, अभी तो संघर्ष करना शुरू किया है, उनका वर्षों का संघर्ष है। हम करेंगे, जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन हम चुनाव लड़ लेंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद भाई, बहुत शानदार और विजनरी सोच के साथ में भाई विजयपाल ने अपनी बात रखी है। बहुत सारा धन्यवाद और आगे भी अपन इस संवाद के सिलसिले को बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आपने हम जैसे साधारण बच्चों को मौका दिया, पॉडकास्ट हमारा किया, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम इसके लिए हमेशा आपके आभारी रहेंगे। चूँकि हमारा शुरुआती दौर है, लोग क्या है कि जो सफल व्यक्ति होते हैं उनको पूजते हैं, जो ये जनता, ये देश के लोग उन व्यक्तियों को सलाम करते हैं जो सफल हो जाते हैं। जो संघर्ष में होता है उनका हाथ कोई नहीं पकड़ता। आज आपने हम जैसे संघर्षशील व्यक्तियों को यहाँ बैठाया, मान सम्मान दिया। आपका भाई साहब मैं आजीवन आभारी रहूँगा। मेरे जीवन का पहला पॉडकास्ट है, इस बात को मैं हमेशा याद रखूँगा। आपका पुनः दिल से धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू, थैंक यू।